सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में। उन्हें असल में कैसे डिफाइन किया जाता है और ये पूरी कहानी प्लूटो से कैसे जुड़ी है, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक सवाल से, आखिर 2006 में हुआ क्या था। प्लूटो, जिसे हम सब बचपन से नौवां प्लैनेट मानते आए थे, अचानक से प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कैसे हो गया। देखिए, ये सिर्फ उसे हटाने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक री-इवैल्यूएशन था। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सिस्टम के दो परिवारों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्लासिफिकेशन में दिक्कत कहाँ आई। उसके बाद प्लैनेट की ऑफिशियल परिभाषा क्या है वो जानेंगे, फिर प्लूटो के केस को देखेंगे और आखिर में मिलेंगे हमारे सोलर सिस्टम के ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी बौने ग्रहों से। तो देखिए, कई दशकों तक एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से दो ग्रुप्स या कह लें कि दो परिवारों में बांट रखा था। सब कुछ बड़ा सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड लगता था। और ये दो परिवार कौन से थे? पहले थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मतलब चट्टानी ग्रह जो सूरज के पास हैं, और दूसरे थे जाइंट प्लैनेट्स यानी विशाल ग्रह जो बाहरी सोलर सिस्टम में घूमते हैं। अब इन विशाल ग्रहों में भी दो किस्में हैं। एक तो हैं गैस जाइंट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न, और दूसरे हैं आइस जाइंट्स यूरेनस और नेपट्यून, जिनका कॉम्पोजिशन थोड़ा अलग होता है। अब ये जो टेबल है ना, ये दिखाती है कि इनमें सिर्फ साइज का फर्क नहीं है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो चट्टान और मेटल से बने हैं, तो उनकी डेंसिटी यानी घनत्व बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जायंट प्लैनेट्स वो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों से बने हैं। और सैटर्न का केस तो कमाल का है, उसकी डेंसिटी इतनी कम है, मतलब पानी से भी कम, कि अगर कोई इतना बड़ा बाथटब होता जिसमें सैटर्न समा सके तो वो उसमें तैरने लगता। सोचकर ही अजीब लगता है ना? और इन सब के बीच था प्लूटो। प्लूटो एक ऐसी चीज थी जो इन दोनों परिवारों में से किसी में भी फिट नहीं हो रहा था। वो एक पहेली जैसा था जिसने एस्ट्रोनॉमर्स के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। प्लूटो आप कह सकते हैं कई मामलों में थोड़ा अलग थलग था। एक तो इसका ऑर्बिट एकदम गोल नहीं बल्कि अंडाकार था, और दूसरी बात ये बाकी 8 प्लैनेट्स के प्लेन में नहीं घूमता था। मतलब जिस फ्लैट रास्ते पे बाकी सब चलते हैं, जिसे एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, प्लूटो का रास्ता उससे 17 डिग्री से भी ज्यादा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बाहरी सदस्य हो जो नियमों को नहीं मान रहा। और फिर मामला और भी पेचीदा हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने नेपच्यून के पार एक बर्फीले इलाके जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं, वहां प्लूटो जैसी ही और भी बड़ी बड़ी चीजें खोजना शुरू कर दी, जैसे कि एरिस। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि भैया, अगर प्लूटो एक प्लैनेट है तो क्या ये सब भी प्लैनेट्स हैं? ऐसे तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हो जाएंगे? अब एक साफ सुथरी डेफिनेशन की जरूरत साफ महसूस होने लगी थी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम IAU कहते हैं, ने 2006 में बैठकर ये फैसला किया कि अब प्लैनेट की एक क्लियर साइंटिफिक डेफिनेशन बनाई जाएगी। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। सुनने में भारी लगता है पर मतलब सीधा सा है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज जब इतनी बड़ी और भारी हो जाती है कि उसकी अपनी ही ग्रेविटी उसे हर तरफ से खींचकर लगभग गोल एक गेंद जैसा बना दे। बस यही वजह है कि प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स गोल होते हैं। तो IAU ने ये 3 क्राइटेरिया सेट किए। किसी भी चीज को एक फुल फ्लेज प्लैनेट कहलाने के लिए इन तीनों शर्तों पर खरा उतरना होगा। पहला और दूसरा तो सीधा साधा है, लेकिन जो तीसरा नियम है ना, वही असली गेम चेंजर साबित हुआ। तो चलिए अब इस 3 पॉइंट्स टेस्ट को सीधे प्लूटो पर अप्लाई करके देखते हैं और समझते हैं कि उसका स्टेटस क्यों बदला। तो प्लूटो का टेस्ट करते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, क्या वो सूरज का चक्कर लगाता है? बिल्कुल पास। क्राइटेरिया नंबर 2, क्या वो लगभग गोल है? हाँ जी, ये भी पास। अब आता है क्राइटेरिया नंबर 3, क्या उसने अपने ऑर्बिट के आसपास का रास्ता साफ किया है? हाँ, नहीं, फेल। और बस इसी एक पॉइंट की वजह से वो प्लैनेट की रेस से बाहर हो गया। तो ये पड़ोस साफ करने का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि एक प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में इतना डोमिनेंट होना चाहिए, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उसने रास्ते में आने वाली या तो हर चीज को निगल लिया हो या फिर उसे उठाकर बाहर फेंक दिया हो, जैसे हमारे सोलर सिस्टम का बॉस जुपिटर करता है। प्लूटो के साथ दिक्कत यह है कि वो काइपर बेल्ट नाम के एक बहुत भीड़ वाले इलाके में रहता है, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि प्लूटो का मास तो अपने ऑर्बिट में मौजूद बाकी सब चीजों के टोटल मास का सिर्फ 7% है, तो वो अपने इलाके का बॉस नहीं है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूटो का डिमोशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक नए और बहुत ही जरूरी टाइप के सेलेस्टियल बॉडी की ऑफिशियल पहचान थी। प्लूटो को एक नई और ज्यादा सही कैटेगरी में जगह मिली। और प्लूटो इस कैटेगरी में अकेला नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। आप देख सकते हैं प्लूटो और एरिस का साइज लगभग एक जैसा है, और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमारे चांद से भी छोटे हैं। और वो जो सबसे छोटा है, सिरिस, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाने वाला इकलौता ड्वार्फ प्लैनेट है। और हाँ, एक गलतफहमी ये भी होती है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स के चांद नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। प्लूटो के पास तो 5-5 कंफर्म्ड मून्स हैं। वही दूसरी तरफ सिरिस का अभी तक कोई चांद नहीं मिला है। तो मतलब इस नई कैटेगरी के अंदर भी काफी वैरायटी है। और जरा इस टेबल को देखिए, ये आपको हमारे बाहरी सोलर सिस्टम के असली स्केल का अंदाजा देगी। जहां सेरिस को सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 4.5 साल लगते हैं, वहीं एरिस को एक चक्कर पूरा करने में 550 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। ये दूरियां सच में अविश्वसनीय हैं। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि प्लूटो का रिक्लासिफिकेशन साइंस की एक तरक्की थी। ये किसी से कुछ छीनने जैसा नहीं था, बल्कि ये एक ज्यादा सटीक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने का एक तरीका था जो हमारे सोलर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को और बेहतर तरीके से दिखा सके। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम आज 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन नेपच्यून के भी पार, उस अंधेरे में ऐसे और कितने छिपे हो सकते हैं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि अपने ही सोलर सिस्टम में अभी भी हमारे लिए खोजने को कितना कुछ बाकी है।